हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका रोड टू सक्सेस की यूट्यूब चैनल पे। और आज एक बार फिर मैं आ गया हूँ मैनक्यू सीरीज को लेके। जी हाँ, मैनक्यू सीरीज जो हम लोग करते आ रहे हैं। सेकंड इनिंग्स में काफ़ी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं, आप लोगों ने देखा भी है। कुछ क्वेश्चंस जो मैंने वीडियोस में पूछे हैं उसका आपने जवाब भी दिया है। मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा। नया साल है। नया साल में हम लोग नई ऊर्जा के साथ आए हैं। अच्छे से पढ़ाई करेंगे, चीज़ों को सीखेंगे और बने रहेंगे चैनल के साथ, क्योंकि चैनल में अपडेट्स आते रहेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था, सिर्फ क्वेश्चंस एंड आंसर्स इस बार नहीं है, इस बार और भी बहुत कुछ आने वाला है चैनल पे, जैसे कि टॉपिक डिस्कशन और भी बहुत सारी चीज़ें। तो चैनल पे बने रहना है। कम्युनिटी जो आ रही है चैनल पे उसको भी फॉलो करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आप लोग अपडेटेड रहेंगे कि क्या आने वाला है चैनल पे। ओके, तो ये है पार्ट टू। ये है पार्ट टू। पार्ट टू किस चीज़ का? एक्सटर्नैलिटीज चैप्टर का। पार्ट वन मैंने बना दिया था। पार्ट वन ऑलरेडी अपलोडेड है। पार्ट टू और ये एक्सटर्नैलिटीज का आखिरी पार्ट होगा, क्योंकि इन क्वेश्चंस में ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहे हैं। जैसे कि बाकी क्वेश्चंस हैं वो आप लोग फॉर प्रैक्टिस रख सकते हैं, और अगर समय मिलेगा तो उन क्वेश्चंस को भी हम लोग अगले हाफ में, यानी कि कुछ दिनों बाद उसको फिर से एक बार कर लेंगे, अगर ऐसा कुछ ज़रूरत महसूस होता है तो। ठीक है, तो पार्ट टू शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि सिक्स्थ एडिशन की किताब मैं फॉलो करता हूं। अगर आपके पास इससे पहले की किताब है या इसके बाद की किताब है तो आप लोग एक बार ज़रूर किताब खोल के देख लें और क्वेश्चन का जो नंबर है वो मैच कर लें। क्वेश्चन सेम रहने वाला है, पर क्वेश्चन की नंबरिंग में ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है। हालांकि आपकी सहूलियत के लिए मैंने क्वेश्चन भी लिख दिया है स्क्रीन पे बाकायदा टाइप करके। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि सपोज दैट द गवर्नमेंट डिसाइड टू इशू ट्रेडेबल परमिट्स फॉर अ सर्टेन फॉर्म ऑफ पोल्यूशन। यानी कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि वो ट्रेडेबल ट्रेडेबल परमिट्स इशू करेंगी पोल्यूशन के लिए। अब ये ट्रेडेबल परमिट्स क्या होता है? यानी कि गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट एक परमिट मतलब क्या होता है? परमिट का मतलब होता है अलाउ करना, कोई चीज अलाउ करना। तो गवर्नमेंट ये अलाउ कर रही है कि आप पोल्यूशन कर सकते हो, आप पोल्यूशन कर सकते हो। ट्रेडेबल परमिट, ट्रेडेबल परमिट का मतलब गवर्नमेंट जो परमिट आपको दे रही है वो आप आपस में ट्रेड भी कर सकते हो। यानी कि मान लिया जाए कि गवर्नमेंट ने मुझे बोला कि देखो ऐसा है कि आप मान लिया जाए कि 120 डेसिबल का साउंड पोल्यूशन कर सकते हो। 120 डेसिबल का साउंड पोल्यूशन कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते आप। 120 डेसिबल तक कर सकते हो। ये परमिट गवर्नमेंट मुझे दे रही है, और जाहिर सी बात है इसके बदले में गवर्नमेंट मुझसे कुछ पैसा लेगी। जाहिर सी बात है उसके कुछ चार्जेस होंगे। पर मुझे ये परमिट मिल गया कि मैं 120 डेसिबल तक तो साउंड प्रोड्यूस कर सकता हूँ, उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसके लिए पैसा दिया है, मैंने इसके लिए पे किया है, मैंने इसके लिए पे किया है गवर्नमेंट। और अगर ये ट्रेडेबल परमिट हुआ, यानी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इन 120 डेसिबल में से कुछ डेसिबल किसी दूसरे को बेच भी सकता हूँ। जैसे फर्ज करिए कि 120 डेसिबल मुझे लगता है कि मुझे इतने साउंड पॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं है, इतना साउंड क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों को डेसिबल का मतलब नहीं पता मैं बता दूं, डेसिबल जो है वो यूनिट ऑफ लाउडनेस होता है। ठीक है, लाउडनेस की यूनिट होती है डेसिबल। तो अब इस पे वापस आते हैं कि अगर मुझे लगता है कि मैं 60 डेसिबल ही साउंड प्रोड्यूस कर सकता हूँ, उसमें मेरा काम हो जाएगा, तो मेरे पास अभी भी इस परमिट का 60 डेसिबल बचा हुआ है, जिसके लिए मैंने पे कर रखा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसे किसी दूसरे इंसान को सेल कर दूँगा। जैसे मान लीजिए कोई इंसान है जिसका नाम है, मान लेते हैं पर्सन ए। तो मैंने पर्सन ए को ये 60 डेसिबल परमिट सेल कर दिया, इसके बदले में इससे मैंने कुछ पैसा ले लिया, पेमेंट ले लिया। तो ट्रेडेबल परमिट होता है जब सरकार की तरफ से मिली हुई परमिट को हम आपस में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लिया जाए गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि वो ट्रेडेबल परमिट देगी फॉर अ सर्टेन फॉर्म ऑफ पोल्यूशन, किसी भी एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ पोल्यूशन के लिए वो ट्रेडेबल परमिट दे रही है। वो एयर पोल्यूशन हो सकता है, वो साउंड पोल्यूशन हो सकता है, वो सॉइल पोल्यूशन हो सकता है, किसी भी तरह के पोल्यूशन के लिए वो परमिट दे रही है। जनरली फैक्ट्रीज को एयर पोल्यूशन के लिए मिलता है, सॉइल पोल्यूशन के लिए भी फैक्ट्रीज को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट करती हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि ट्रेडेबल परमिट हमें मिल रखा है। इसके बाद क्वेश्चन क्या पूछता है, तो पहले क्वेश्चन पे ध्यान दे। पहले क्वेश्चन पे ध्यान दे, इसको मैं मिटा दूं, इसकी जरूरत नहीं है, ये एक्सप्लेनेशन के लिए था सिर्फ। पहले क्वेश्चन पे अब ध्यान देना है हमें। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन ये कह रहा है
कि डज इट मैटर फॉर इकोनॉमिक एफिशिएंसी वेदर द गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट्स और ऑक्शंस द परमिट्स, वाई और वाई नॉट? तो गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शन है, कहा जा रहा है दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, या तो गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करे परमिट को, डिस्ट्रीब्यूट करे, और दूसरा ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑक्शन करे। और इन दोनों में से इकोनॉमिक एफिशिएंसी किस वाले में होगा? इन दोनों में से कौन से सिचुएशन में हमें इकोनॉमिक एफिशिएंसी मिलेगी? कारण बताइए, वाई और वाई नॉट। तो देखिए, पहली बात कि इन तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, इस तरह के जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एग्जाम में, ये काफी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। इससे पहले हमने न्यूमेरिकल्स कर रखा है, हमने ग्राफिकल कर रखा है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस अटेंड करना सबसे मुश्किल होता है। ग्राफिकल क्वेश्चन या न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपके ऊपर बर्डन कम रहता है। किस चीज का बर्डन? तो इस बात को याद रखिएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर है या ग्राफिकल क्वेश्चन अगर है, यानी कि जो ग्राफ से आप कर सकते हैं, इन टाइप के क्वेश्चंस में बर्डन कम रहता है, लेस बर्डन ऑन कैंडिडेट्स। क्यों? क्यों? क्योंकि ये काफी टेक्निकल क्वेश्चंस है। मतलब आप सम्स कर दो, आपका निपट गया, आंसर मिला तो नंबर मिलेगा, टेक्निक सही हुआ तो नंबर मिलेगा, वरना नंबर नहीं मिलेगा। पर जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, इनमें बर्डन ज्यादा होता है। इनमें बर्डन ज्यादा होता है, किस चीज का बर्डन? टू कन्विंस द एग्जामिनर। इन टाइप के क्वेश्चंस में आपको एग्जामिनर को कन्विंस करना पड़ता है कि आप जो आर्गुमेंट्स दे रहे हैं, वो आर्गुमेंट्स वैलिड है या नहीं, वो आर्गुमेंट्स साउंड है या नहीं। तो आप पे एक बर्डन रहता है कन्विंस करने का। तो आपके लेखन शैली में, आपका जो लिखने का तरीका है, वो काफी बेहतर होना चाहिए, काफी कसीली राइटिंग जिसे हम कहते हैं वो होनी चाहिए, जिससे कि आप बेफिजूल की चीजें ना लिखें, आप काम की चीजें पॉइंट बाई पॉइंट लिखें, और आपको ठीक ठाक नंबर मिल जाए। ओके। और हमेशा याद रखिएगा, कभी भी बहुत बड़ा आंसर नहीं लिखना चाहिए। अक्सर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को एक क्या कह लें, एक भ्रांति होती है कि हम जितना बड़ा आंसर लिखेंगे उतने नंबर हमें मिलेंगे। मैं जब अपने ग्रेजुएशन के दिनों में था मैं जब अपने ग्रेजुएशन के दिनों में था, मैं बताता हूँ आपको, मैंने आज तक लाइफ में किसी भी एग्जाम पे, मैं थ्योरी पेपर की बात कर रहा हूँ, मैं उसकी बात कर ही नहीं रहा, मैथ की। मैं थ्योरी पेपर की बात कर रहा हूँ, जैसे इंडियन इकोनॉमी हो गया, या डेवलपमेंट हो गया, या रिलेटेड टॉपिक्स जो भी हो गया। मैंने आज तक जो ओरिजिनल बुकलेट होता है, जो मेन बुकलेट हमें मिलता है, वो शायद 16 से 20 पेज का बुकलेट होता है। इससे ज्यादा बुकलेट, इससे ज्यादा एक्स्ट्रा शीट मैंने लिया ही नहीं आज तक। 3 साल मैंने लगा मुझे ग्रेजुएशन में, मैंने लिया ही नहीं। मास्टर्स में लिया था, मास्टर्स में मैंने लिया था, पर ग्रेजुएशन में तो नहीं लिया। 16 से 20 पेज का कुछ बुकलेट होता था, उसी बुकलेट को फिल कर देता था, और वो भी फिल नहीं होता था पूरा, इसमें भी कुछ पेज बच ही जाते थे। 50 नंबर का एग्जाम हमारा होता था, 50 मार्क्स का रिटन एग्जाम होता था, जिसमें हमें 10 मार्क्स के आंसर लिखने होते थे, जो हो गया 30 मार्क्स। और डेवलपमेंट में हमें लिखने रहते थे 5 क्वेश्चन लिखने होते थे शायद, 4 नंबर के, या 4 क्वेश्चन शायद 5 नंबर के, ऐसा कुछ फंडा था, तो 20 नंबर। इंडियन इकोनॉमी में हमें 3 क्वेश्चन 10 नंबर के लिखने होते थे, और 10 क्वेश्चन 2 नंबर के लिखने होते थे, 20 नंबर। इस तरह से पैटर्न था। मेरे क्लास में जितने लोग बैठे रहते थे, वो सभी पन्नों पे पन्ने पलटते थे, एक्स्ट्रा शीट, लूज शीट, सप्लीमेंट मांगते थे। मैं आज तक लाइफ में उन लोगों को देख के मैं तनाव में नहीं आया। जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो तनाव में आ जाते हैं कि अरे यार, ये इतना लिख रहा है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं। तो बिल्कुल तनाव नहीं लेना है। अगर आप कम लिख रहे हैं, और अगर आप सही लिख रहे हैं, तो विश्वास करना, आपको नंबर मिलेगा। आपको कॉपी नहीं भरनी है, आपको मेन पॉइंट्स लिखना है, क्योंकि हर कैंडिडेट का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि उसको एग्जामिनर को इरिटेट नहीं करना, एग्जामिनर को इरिटेट नहीं करना है। उस एग्जामिनर के पास सैकड़ों कॉपियां हैं चेक करने के लिए। वो आपके कॉपी में लिखी हुई रामायण, महाभारत और गीता को नहीं पढ़ने वाला। एक भ्रांति स्टूडेंट्स पालते हैं कि चलो, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया, मान लीजिए ट्रेडेबल परमिट पे क्वेश्चन आया, कि ट्रेडेबल परमिट्स के बारे में लिखो, कि ट्रेडेबल परमिट से कैसे इकोनॉमिक एफिशिएंसी होती है। बस इतना ही लिखना है कि इकोनॉमिक एफिशिएंसी कैसे होती है। आपने पूरा लिखना शुरू किया, शुरू से लेकर अंत तक लिख दिया। एक्सटर्नलिटी क्या होती है, एक्सक्लूडेबिलिटी क्या होती है, राइवलनेस क्या होता है, पूरा लिखा, शुरू से लेकर अंत तक, जो भी आपने पढ़ रखा था मैनक्यू में। और आपने क्या सोचा कि इसमें से ये जो आपने 5-6 पन्नों का जो आंसर लिखा है, इन 5-6 पन्नों में से वैलिड सेक्शन जो है वो एग्जामिनर खोज के निकाल लेगा, मुझे नंबर दे देगा। तो ऐसा नहीं होने, वो आपको नंबर नहीं देगा, वो पढ़ेगा ही नहीं,
वो देखेगा इतना बड़ा है, एग्जामिनर विल सी इतना बड़ा आंसर है, वो उसने ध्यान ही नहीं देना है। तो जो भी आपकी अपनी 5 6 पन्नों के बीच में दूसरे पन्नों में या तीसरे पन्नों में जो वैलिड आंसर लिख रखा है, वो भी आपका रेट नहीं होने वाला, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अब मेरे दोस्त मुझसे यही सवाल करते थे कि तुम्हें नंबर कैसे आ जाते हैं भाई, तो मैंने कहा मैं कैसे बताऊं, क्योंकि जाहिर सी बात है उस वक्त मुझे समझ में नहीं आता था। मुझे बाद में इस बात का एहसास हुआ कि मुझे नंबर इसलिए मिलते थे क्योंकि मैं पॉइंट टू पॉइंट लिखता था। मैंने पॉइंट वाइज आंसर लिखने का प्रैक्टिस किया हुआ है आज तक। और जब फ्यूचर में अगर आप लोग कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोगे, जैसे यूपीएससी हो गया या आईईएस हो गया, तो इसमें तो आपको 250 वर्ड्स में ही लिखना होता है। 250 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिख सकते आप। 250 वर्ड्स और 150 वर्ड्स, दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो आपको प्रैक्टिस होना चाहिए बिल्कुल कंसाइज राइटिंग करने का, कंसाइज राइटिंग करके नंबर लाने का। ओके, बहुत नहीं लिखना है, काम की चीजें लिखनी है। ओके, काम की चीजें लिखनी है, ठीक है। तो ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन का अप्रोच कैसा कैसा होना चाहिए, बिल्कुल पॉइंट वाइज लिखना है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन यहाँ पूछ रहे हैं ये लोग, ये जो क्वेश्चन यहाँ पूछ रहे हैं कि डज इट मैटर फॉर द इकोनॉमिक एफिशिएंसी वेदर द गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट्स और ऑक्शंस द परमिट्स, और ऑप्शंस द परमिट्स वाई और वाई नॉट। तो ये जहाँ तक मेरा ख्याल है ये 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन बनेगा ये, क्योंकि इसमें 3 से 4 पॉइंट भी नहीं हो सकते। ओके, मैं बता देता हूँ। देखिए, दो ऑप्शन है, एक या तो गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करेगी या तो गवर्नमेंट ऑक्शन करेगी परमिट्स को। इन दोनों में से इकोनॉमिक एफिशिएंसी कैसे अचीव होगा? तो जहाँ तक पॉल्यूशन की वजह से इकोनॉमिक एफिशिएंसी की बात है, तो ये इस बात पे निर्भर करता ही नहीं है कि गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करे या ऑक्शन करे, करता ही नहीं है। जब तक कि जो फर्म है, जो फर्म्स है जिनको हम परमिट दे रहे हैं, वो आपस में ट्रेड कर सकते हो। फर्म्स कैन ट्रेड अमंग देमसेल्फ, कैन ट्रेड द परमिट अमंग देमसेल्फ। आप किसी को भी दे दें, आप डिस्ट्रीब्यूट करें या आप ऑक्शन करें, कुछ भी करें, अगर फर्म आपस में ट्रेड कर सकती है परमिट्स को, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट एफिशिएंसी पे। ओनली डिफरेंस क्या है? ओनली डिफरेंस ये है कि अगर गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करती है, अगर गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करती है तो क्या होगा? तो एक नुकसान है, किसको? गवर्नमेंट को। और अगर ऑक्शन करती है तो एक ये नुकसान है, नुकसान। और अगर ऑक्शन करती है तो एक फायदा है। कैसा फायदा? ऑक्शन करने पे गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा, गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा। ऑक्शन यानी कि बिडिंग कराया गवर्नमेंट ने, जिस फर्म ने सबसे ज्यादा बिडिंग दी उसको परमिट मिल गया, उसको परमिट मिल गया। जैसे कि टेंडर पास होते हैं। ओके, जब मान लीजिए गवर्नमेंट को एक सड़क बनवाना है, तो कौन सी कंपनी से सड़क बनवाएगी? उसके लिए गवर्नमेंट एक टेंडर निकालती है। उस टेंडर पे अलग अलग कंपनीज अप्लाई करते हैं, अलग अलग कंपनीज अप्लाई करते हैं, जिसका बिडिंग सबसे ज्यादा रहता है, जिसने सबसे ऊंची बोली लगाई होती है, उस बंदे को या उस कंपनी को टेंडर मिल जाता है और वो काम शुरू कर देता है। ओके, ये इसमें काफी सरकारी प्रोसेस है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम बहुत होता है, किसी दिन उस पर चर्चा करेंगे जब हम लोग पब्लिक फाइनेंस पढ़ेंगे। तो ऑक्शन अगर गवर्नमेंट करती है तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा। गवर्नमेंट को अगर रेवेन्यू मिलेगा तो गवर्नमेंट पे कुछ बर्डन रिड्यूस हो जाएगा, और कुछ बर्डन अगर रिड्यूस होगा तो गवर्नमेंट शायद टैक्स भी रिड्यूस कर दे। क्योंकि गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है? रेवेन्यू बनाने के लिए। और वही अगर रेवेन्यू गवर्नमेंट को ऑक्शन से मिल जा रहा है तो गवर्नमेंट टैक्स में रिडक्शन करेगी। और अगर गवर्नमेंट टैक्स में रिडक्शन करेगी तो हमारा जो डेड वेट लॉस है वो भी रिड्यूस होगा, क्योंकि हम जानते हैं डेड वेट लॉस टैक्स की वजह से होता है। तो अगर गवर्नमेंट ने टैक्स में रिडक्शन किया तो हमारा डेड वेट लॉस भी कमेगा, यानी सोसाइटी एक बेटर सिचुएशन पे जाएगी। तो ये सारे पॉइंट्स आपको, ये सारी चीजें आपको पॉइंट वाइज लिखनी है, पॉइंट वाइज लिखनी है। क्या लिखना है आपको? कि गवर्नमेंट कुड मेक मनी इफ द ऑक्शन इज अलाउड, इट विल लीड टू रिडक्शन ऑफ टैक्स एंड दैट विल लीड टू रिडक्शन ऑफ डेड वेट लॉस। कुछ डेड वेट लॉस तब भी हो सकता है, क्यों? क्योंकि अगर लॉबी हो, अगर लॉबी हो, लॉबी का मतलब क्या हुआ? कि मान लीजिए फर्म्स जो है वो अपने रिसोर्सेज यूज करके परमिट्स को लॉबी कर रही है, तो वहां पे कुछ डेड वेट लॉस देखने को मिल सकते हैं, अन्यथा डेड वेट लॉस में रिडक्शन होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा और आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं बराबर। ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या है? इफ द गवर्नमेंट चूजेस टू डिस्ट्रीब्यूट द परमिट, डज द एलोकेशन ऑफ परमिट अमंग फर्म्स मैटर फॉर एफिशिएंसी? एक्सप्लेन। दूसरे क्वेश्चन में पूछ लिया कि गवर्नमेंट अगर डिस्ट्रीब्यूट करती है परमिट्स को तो क्या एफिशिएंसी होगा? बताइए। तो देखिए, अगर गवर्नमेंट एलोकेट करती है परमिट्स को, और मान लीजिए, देखिए मान लीजिए ए बी सी डी ई 5 कंपनी से, पांचों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पांचों को परमिट दे दिया कि आप 120 डेसिबल
सारे लोग 120 डेसिबल पोल्यूशन कर सकते हैं, ये परमिट दे दिया, मान लिया जाए। अब इसमें क्या होगा, ये सारे कंपनीज, ये सारे फर्म्स, इन सारे फर्म्स के लिए 120 डेसिबल का परमिट, इसकी वैल्यू सेम नहीं होगी। इन सारे कंपनीज के लिए 120 डेसिबल की जो परमिट मिली है उसकी वैल्यू, उसकी कीमत सेम नहीं होगी। मान लीजिए जो ए है, ए फर्म के लिए 120 डेसिबल का छूट मिलना बहुत बड़ी बात है। लेकिन डी, डी एक ऐसी फर्म है जो मान लीजिए बहुत ज्यादा पोल्यूशन करती है। मान लीजिए ये प्लास्टिक बनाती है, और प्लास्टिक, सॉरी तो साउंड का एग्जांपल दे रहा हूं मैं। तो मान लीजिए ये जो डी है, ये जो डी है, ये डी मान लीजिए एयरपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन देखती है। और एयरपोर्ट में मान लीजिए बहुत साउंड पोल्यूशन होता है, क्योंकि हर घंटे बहुत सारे प्लेन्स उतर रहे हैं, लैंड हो रहे हैं, टेक ऑफ कर रहे हैं, बहुत पोल्यूशन होता है। तो हजारों में, इन थाउजेंड्स डेसिबल इनका, इन 1000 डेसिबल इनका क्या है, साउंड पोल्यूशन है। 1000 डेसिबल में जिनका साउंड पोल्यूशन है, उनको अगर आपने 120 डेसिबल का छूट दिया है तो उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, तो उसके लिए ये बहुत वैल्यूबल छूट नहीं है। पर वहीं फर्म ए, ये मान लीजिए बहुत कम पोल्यूशन करती है, इसके मैन्युफैक्चरिंग में, इसके प्रोडक्शन में बहुत कम पोल्यूशन होता है। मान लीजिए ये क्या बनाती है, मान लीजिए ये बनाती है इसकी, इसका एक लाइब्रेरी है मान लीजिए, इसका एक लाइब्रेरी है। अब लाइब्रेरी में तो सब खामोशी रहता है, लाइब्रेरी में तो पोल्यूशन होता ही नहीं है साउंड का। अब उसको आपने 120 डेसिबल का छूट दे दिया, यानी कि इसके लिए, कंपनी ए के लिए, फर्म ए के लिए 120 डेसिबल इज वेरी वैल्यूबल, बट कंपनी डी के लिए 120 डेसिबल इज नॉट दैट वैल्यूबल। तो अगर गवर्नमेंट परमिट को एलोकेट करती है तो कुछ फर्म्स जो यू नो इस परमिट को उतना वैल्यू नहीं देते, उनको भी परमिट मिल जाएगा। जो वैल्यू नहीं देते उनको भी परमिट मिल जाएगा। यानी हम क्या लिख सकते हैं कि इफ द गवर्नमेंट एलोकेट परमिट, देन few firms might also get the permit who do not value it as compared to other firms, as compared to other firms। तो ये फर्म क्या करेगी, ये फर्म क्या करेगी, 120 डेसिबल को ये वैल्यू करती नहीं है, उसके लिए कुछ है ही नहीं। तो ये इस परमिट को लेके क्या करेगी, अब गवर्नमेंट ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है तो मैंडेटरीली सबको मिल गया। जब गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो मैंडेटरी सबको मिलेगा, ये सबको मिलेगा ये। पर डी इसको रख के क्या करेगा, तो व्हाट विल डी डू, डी विल सेल द परमिट टू समवन। डी क्या करेगा, जो 120 डेसिबल का जो परमिट है वो किसी को सेल कर देगा, जिसको ज्यादा जरूरत है, जिसको ज्यादा रिक्वायरमेंट है। जैसे मान लीजिए बी, बी को ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो बी को सेल कर देगा। और जिसको वो सेल करेगा, वो कंपनी या वो फर्म नेसेसरीली वही कंपनी या वही फर्म होगी जो उसको हाई वैल्यू करती है, जो उसको हाई वैल्यू करती है। डी तो 120 डेसिबल परमिट को लो वैल्यू करती है, उसके लिए वो कुछ है ही नहीं। तो डी इसे किस कंपनी को बेचेगा, जिस कंपनी के लिए 120 डेसिबल की परमिट बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो डी क्या करेगा, डी इसे बी को बेच देगा, और बी के लिए बहुत मायने रखती है। तो डिस्ट्रीब्यूट करने से भी क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट करने से भी कोई नुकसान नहीं हुआ। परमिट जो है वो फाइनली किसके पास गया, वो ऐसी ही कंपनी के पास गया जिसके लिए उस परमिट की बहुत जरूरत थी, बहुत वैल्यू करता था उसको। तो इससे हमें क्या मालूम पड़ता है कि अगर गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट भी कर दे परमिट्स को, तो इससे मार्केट एफिशिएंसी पे कोई खतरा नहीं है। मार्केट एफिशिएंसी तब भी एग्जिस्ट करेगा, बस थोड़ा वक्त लगेगा। क्यों, क्योंकि ये सेलिंग परचेसिंग में थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ा बार्गेनिंग होता है, थोड़ा बार्गेनिंग होता है। और इससे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ पे भी असर पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ पे भी असर पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर डी ने बी को बेचा तो बदले में बी से कुछ पैसा लेगा वो, यानी बी का कुछ इनकम डी को मिल गया। डी ने इस परमिट को खरीदने के लिए पैसा थोड़ा ना दिया था, वो तो गवर्नमेंट ने डिस्ट्रीब्यूट किया था। पर बी से डी ने कुछ पैसा लिया, क्यों, क्योंकि डी ने बी को सेल किया, डी ने बी को परमिट सेल किया, और बी से कुछ पैसा लिया, पेमेंट, बी से कुछ पैसा लिया। तो क्या हुआ, बी का कुछ इनकम डी का इनकम में ट्रांसफर हो गया। तो देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। ये तमाम पॉइंट्स आपको लिखने हैं पॉइंट वाइज, तब जाके आपका एक सुंदर आंसर बनेगा, और यकीन करें आपको नंबर मिलेगा।
इस तरह से आप एग्जाम्पल से समझाओगे ना, 5 कंपनियां हैं, इतना पॉल्यूशन कर रही है, इस तरह से आप अगर अगर आप एक्सप्लेन करोगे तो यकीन माने आपको अच्छा नंबर मिलेगा। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो ये क्वेश्चन है, बड़ा रोचक क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है कि एग्जाम में आ जाएगा, मुझे पूरा विश्वास हो रहा है कि एग्जाम में आ जाएगा। तो क्वेश्चन कैसा है कि 3 फर्म्स हैं जो हैप्पी वैली बोल के एक जगह है वहां रहती है। फर्म्स कौन सी है? ए, बी, सी। फर्म ए जो है वो 70 यूनिट पॉल्यूशन क्रिएट करती है, 70 यूनिट। फर्म बी जो है वो 80 यूनिट्स करती है। फर्म सी जो है वो 50 यूनिट्स करती है, 50 यूनिट्स। यहाँ क्या लिखा है कि अगर ये कंपनी, अगर ये फर्म अपने पोल्यूशन को कमाना चाहे, अगर अपने पोल्यूशन को कमाना चाहे तो उनको कितना खर्चा आएगा, कितना कॉस्ट उनको पड़ेगा। अगर वो अपने पोल्यूशन को 1 यूनिट कमाना चाहे तो कितना खर्चा आएगा। तो फर्म ए के लिए है $20, फर्म बी के लिए है $25 और फर्म सी के लिए है $10। यानी सबसे महंगा बी के लिए पड़ेगा। गौर करें, अगर बी अपने पोल्यूशन में 1 यूनिट की गिरावट करना चाहता है तो उसको $25 खर्च करने पड़ेंगे। अगर ए अपने पोल्यूशन में 1 यूनिट की गिरावट करना चाहता है तो उसको $20 खर्च करने पड़ेंगे। और वहीं सी अगर अपने पॉल्यूशन को 1 यूनिट रिड्यूस करना चाहता है तो उसे सिर्फ $10 खर्च करने पड़ेंगे। याद रहे ये 1 यूनिट का है, पूरे 70 यूनिट, 80 यूनिट और 50 यूनिट का नहीं है, ये सिर्फ 1 यूनिट का डेटा दिया हुआ है। ओके, अब क्वेश्चन को पढ़ें। द गवर्नमेंट वांट टू रिड्यूस पॉल्यूशन टू 120 यूनिट्स। गवर्नमेंट क्या चाहता है कि पॉल्यूशन जो है वो 120 यूनिट हो जाए। अब यहाँ पे बहुत ध्यान रखना है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मेक मिस्टेक हियर। यहाँ पे अगर लिखा रहता वांट टू रिड्यूस पॉल्यूशन बाई 120 यूनिट्स, तो इस पूरे क्वेश्चन का मतलब बदल जाता। यहाँ लिखा है टू 120 यूनिट्स, और अगर रहता बाई 120 यूनिट्स, यहाँ पे जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स या लोकल लैंग्वेज के स्टूडेंट्स, जैसे बांग्ला मीडियम हो गए या कन्नड़ा मीडियम हो गए, कोई भी हो गए, उनके लिए थोड़ा दिक्कत हो जाता है टू और बाई में। देखिए, अगर बाई 120 यूनिट्स बोल रहा है यानी कि 120 यूनिट्स माइनस कर दीजिए, 120 यूनिट्स माइनस कर दीजिए। और अगर टू 120 यूनिट्स बोल रहा है यानी कि फाइनल हो गया 120 यूनिट्स। फर्स्ट करिए, मान लीजिए 1000 यूनिट पॉल्यूशन हो रहा था, अगर बोला क्या है रिड्यूस पोल्यूशन बाय 120 यूनिट्स, तो 1000 से 120 यूनिट्स माइनस हो जाएगा। 1000 से 120 यूनिट्स माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? 880 यूनिट्स। और अगर कहे टू रिड्यूस पोल्यूशन टू 120 यूनिट्स, इसका मतलब क्या हुआ कि वो 120 यूनिट्स ही चाह रहे हैं, 120 यूनिट्स ही फाइनल चाह रहे हैं। यानी काफी बड़ा गिरावट है, तकरीबन 880 यूनिट का गिरावट है। तो इन दोनों में बहुत फर्क है, ध्यान देना इस चीज का, इस चीज का खासा ध्यान देना है। वरना आप पूरा क्वेश्चन सोचोगे कि आपने सही किया, पर अंत में आपको मालूम पड़ेगा कि सब गलत हो गया, सब कुछ गलत हो गया। अभी हाल ही में मैंने एक मूवी देखी, अभी हाल ही में मैंने एक मूवी देखी, 12th फेल। बहुत ही शानदार मूवी है, आप लोग देख सकते हो। मतलब 12th फेल मूवी देख के मुझे ऐसा लगा कि हाँ, कमर्शियल फिल्म्स भी अच्छे हो सकते हैं। मैं आजकल ज्यादा कमर्शियल फिल्म्स देखता नहीं, मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं आता। पर 12th फेल देख के लगा कि कमर्शियल मूवीज भी अच्छी बन सकती हैं। इस मूवी में एक सीन था कि जो इस मूवी का जो नायक है, मनोज कुमार शर्मा, वो जब यूपीएससी का मेंस लिखने जाते हैं, मेंस शायद उनका दूसरा अटेम्प्ट होता है, एग्जाम हॉल से निकल के उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत शानदार एग्जाम दिया है। उन्होंने टेररिज्म पे एक ऐसे लिखा था, ठीक है, टेररिज्म पे उन्होंने एक ऐसे लिखा था। उन्हें लगता है कि उन्होंने ये ऐसे बहुत अच्छा लिखा, उन्हें फुल नंबर मिलेंगे और वो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। बाहर निकल के उनको मालूम पड़ता है, जब उनका एक साथी कैंडिडेट उन्हें बताता है कि भाई एग्जाम में टेररिज्म नहीं आया था, टूरिज्म आया था, टूरिज्म इन इंडिया, तुमने टेररिज्म इन इंडिया लिख दिया, इट इज टूरिज्म इन इंडिया। अब उनके सर पे हाथ कि हाय ये क्या कर दिया मैंने। उन्होंने पूरा आंसर सही लिखा पर क्वेश्चन ही गलत था। तो ये चीज आप लोग के साथ भी हो सकती है, आपने सब सही किया लेकिन आपने ये एक हल्का सा शब्द नहीं पढ़ा और सब गड़बड़ घोटाला हो। तो ध्यान देना इस बात का। टेररिज्म इन इंडिया लिख दिया आपने, आया था टूरिज्म इन इंडिया, इस बात का खासा ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आप में से किसी ने देखा है ये मूवी? कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये बहुत ही शानदार मूवी है, आप सबको देखनी चाहिए। ओके, ऑलराइट। तो क्या कह रही है कि 12 सॉरी, मैं अभी भी 12 फेल कह रहा हूँ। हाँ, 120 यूनिट्स गवर्नमेंट रिड्यूस करना चाहती है। और गवर्नमेंट क्या चाहती है कि जो 3 फर्म है, तीनों फर्म को 40-40 ट्रेडेबल परमिट दे दिया जाए। यानी इसको 40 यूनिट का परमिट मिलेगा, ए को,
बी को भी 40 यूनिट का परमिट मिलेगा और सी को भी 40 यूनिट का परमिट मिलेगा, और ये सब ट्रेडेबल परमिट है, यानी ये लोग आपस में ट्रेड कर सकते हैं। तो पहला सवाल, हु सेल्स द परमिट एंड हाउ मेनी डू दे सेल? अब सोच के देखिए, ट्रेडेबल परमिट जरूरी नहीं है कि हर फर्म्स अपने पास वो परमिट रखेगा। कोई फर्म तो ऐसा होगा जो बोलेगा कि अरे भाई मुझे नहीं चाहिए, तुम रख लो। कोई तो होगा जो कहेगा कि अरे भाई मुझे नहीं चाहिए, तुम रख लो। इसको कुछ हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए दो भाई है, ठीक है, दो भाई है या भाई बहन है, ओके। जैसे अक्सर होता था, जैसे मैं अपने भाई के साथ सुबह जाता था साइकिल चलाने, ओके। और बचपन में तो क्या होता था कि हमें पैसे मिलते थे 10-10 रुपए कि बाहर कुछ खा लेना, जलेबी, हम लोग यूजुअली जलेबी खाते थे, ओके। जलेबी खाया करते थे। अब हमें क्या था कि हमें साइकिल चलाना होता था, मैं थोड़ी देर साइकिल से, हमारे पास एक ही साइकिल था, तो मैं कुछ देर साइकिल चलाता था, मेरे भैया जो है कुछ देर साइकिल चलाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, अ, शायद मेरे भैया को साइकिल चलाने का मन नहीं था, ओके, पर मुझे बहुत मन कर रहा था। और घर में आके हम लोग बताते थे कि दोनों ने चलाया है, उन्होंने भी चलाया, मैंने भी चलाया। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई तुम एक काम करो, तुम ही चला लो 1 घंटे साइकिल, तुम ही 1 घंटे साइकिल चला लो, मुझे इस साइकिल की जरूरत नहीं, मुझे साइकिल चलाने की जरूरत नहीं है, तू भी चला लो। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, मैं चला लूंगा, पर बदले में कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो उन्हें बचा रहा हूँ ना। घर में मैं बोलूंगा कि भाई मैंने तो चलाया, उन्होंने चलाया साइकिल, तो मैं उन्हें बचा रहा हूँ, तो बदले में मुझे तो कुछ पेमेंट करना पड़ेगा उन्हें। तो उन्होंने मुझे क्या कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें जलेबी खिला दूंगा अपने हिस्से का भी। तो मेरा दो फायदा हो गया, एक तो मुझे साइकिल चलाने को मिल गया और मैंने दो हिस्से का जलेबी खा लिया। तो ये क्या हो रहा है, ये ट्रेडेबल परमिट्स को हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, परमिट्स को हम लोग आपस में ट्रेड कर रहे हैं। हम दोनों को परमिट मिला था जलेबी खाने का, सॉरी साइकिल चलाने का आधा आधा घंटा। उनको आधे घंटे साइकिल चलाने की कोई जरूरत नहीं थी, उनको अच्छा नहीं लग रहा था, तो उन्होंने अपने साइकिल चलाने का परमिट मुझे दे दिया। और बदले में मैंने उन्हें जलेबी खिला दी, सॉरी मैंने उल्टा बोला, बदले में मैंने उन्हें जलेबी खिला दी, ओके। तो इस तरह से हम लोग ट्रेडेबल परमिट को समझ सकते हैं, ट्रेडेबल परमिट को हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं, ओके। तो ये सीन था। तो यहाँ पे वही हो रहा है, तीनों फर्म को जरूरत नहीं है 40-40 मिनट की, तो कोई फर्म दूसरे फर्म को बेच सकता है कि भाई तू रख ले, बदले मुझे कुछ पैसा दे दे, ठीक है। अब क्या होगा, अब ध्यान से देखिए, सवाल है कि कौन सी फर्म परमिट बेचेगी और कितना बेचेगी, कौन सी कंपनी परमिट खरीदेगी और कितना खरीदेगी। ब्रीफली एक्सप्लेन व्हाई द सेलर्स एंड बायर्स आर ईच विलिंग टू डू सो। ये जो सेलर्स और बायर्स है, ये ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं, और ऐसा करने से व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉल्यूशन रिडक्शन, टोटल जो पॉल्यूशन में रिडक्शन होगा उसका कॉस्ट कितना आएगा। बड़ा ही रोचक क्वेश्चन, ओके, बड़ा ही रोचक क्वेश्चन, ओके। तो देखिए, 1 यूनिट पॉल्यूशन कमाने के लिए सबसे ज्यादा खर्चा बी को करना पड़ता है। बी अगर 1 यूनिट पॉल्यूशन रिड्यूस करना चाहे तो उसको $25 लगता है, वहीं सी अगर करना चाहे तो उसको $10 लगता है, और ए अगर करना चाहे तो उसको $20 लगता है। यानी इट इज वेरी एक्सपेंसिव ऑन द पार्ट ऑफ बी टू रिड्यूस पॉल्यूशन। बी के लिए पॉल्यूशन रिड्यूस करना बहुत मुश्किल है, ओके, बहुत मुश्किल है। पर सी के लिए बहुत सस्ता है, ए के लिए उससे कम सस्ता है, ओके। तो हमें क्या करना है, बी जो है वो सबसे ज्यादा कॉस्ट बेयर करता है पॉल्यूशन रिड्यूस करने का, तो ये क्या करेगा, इसको जो पॉल्यूशन परमिट मिला है ये नहीं बेचेगा, ये रखेगा अपने पास, इट विल कीप इट्स ओन 40 परमिट्स। और ये क्या कहेगा कि भाई एक काम करते हैं, ए को या सी को बोलेगा तू भी अपना परमिट मुझे बेच दे। वो अपना 40 परमिट तो अपने पास रख ही रहा है, क्योंकि उसको इन परमिट की बहुत जरूरत है, उसको इन परमिट्स की बहुत जरूरत है, क्योंकि वो अगर पॉल्यूशन रिड्यूस करना जाए, वो अगर पॉल्यूशन रिड्यूस करना चाहे, सोच के देखिए उसका इनिशियल पॉल्यूशन लेवल कितना है, 80 यूनिट्स। गवर्नमेंट बोल रही है कि तुम 40 ही कर सकते हो, तुम 40 यूनिट ही पॉल्यूशन कर सकते हो। तो अगर वो गवर्नमेंट की बात माने और ये परमिट का यूज करे और सिर्फ 40 यूनिट पॉल्यूशन रिड्यूस करे, तो अभी भी उसके पास 40 यूनिट बचा रहेगा, और उसका खर्चा कितना आ जाएगा, 40 यूनिट रिड्यूस करने का खर्चा आ जाएगा 40 × $25, यानी कि $1000 का खर्चा आ जाएगा, विच इज वेरी हाई। तो वो क्या करेगा, वो अपने 40 यूनिट का परमिट तो रखेगा ही अपने पास, बाकी वो ए को बोलेगा, या सी को बोलेगा कि भाई एक काम कर, तू अपना 40 यूनिट जो है ना परमिट, वो भी मुझे दे दे, वो भी मुझे दे दे। अगर तू मुझे अपना 40 यूनिट का परमिट दे देता है, तो मेरे पास 80 यूनिट का परमिट मिल गया,
और मैं भाई 80 यूनिट ही पॉल्यूशन करता हूं, तो मेरा खर्चा नहीं होगा, मैं खर्चे से बच जाऊंगा, मैं खर्चे से बच जाऊंगा। तो वो अपना 40 परमिट रखेगा और किसी दूसरे फर्म से 40 परमिट खरीद लेगा। सो बी विल बाई 40 यूनिट ऑफ परमिट, 40 यूनिट ऑफ परमिट वो खरीदेगा, ताकि उसके पास 80 यूनिट का परमिट मिल जाए, और 80 यूनिट ही वो पॉल्यूशन करना चाहता है। जितना वो चाहता है उतना उसको परमिट मिल गया, तो उसको कुछ खर्चा नहीं पड़ा पॉल्यूशन रिड्यूस करने। ओके, तो वो क्या करेगा, वो सी को बोलेगा, ए को बोलेगा कि भाई अपना परमिट मुझे भेज दे। ओके, अपना परमिट मुझे भेज दे। तो सी ने क्या किया, सी सेल्स 40 परमिट, अपना जो 40 परमिट था टू बी, सी ने बी को 40 परमिट बेच दिया। सी ने क्यों बेचा, क्योंकि सी के लिए तो पॉल्यूशन यूनिट को रिड्यूस करने का कॉस्ट बहुत कम है, सी के लिए तो बहुत कम खर्चा है। वो अगर 1 यूनिट रिड्यूस करता है उसको $10 लगता है, तो वो अपना 40 यूनिट का जो परमिट है वो बी को दे दे रहा है, बी का कोई खर्चा नहीं हो रहा है। और जैसे ही सी ने अपने 40 यूनिट का परमिट दे दिया, किसे, बी को, तो इसके पास अब कोई परमिट नहीं बचा, इसके पास अब कोई परमिट नहीं बचा। ओके, तो बी ने क्या किया, बी ने अपने 80 यूनिट का पॉल्यूशन जम के किया, जम के 80 यूनिट का पॉल्यूशन किया, क्योंकि उसके पास 80 यूनिट का परमिट था। सी के लिए क्या हुआ, सी ने अपना 40 यूनिट का परमिट तो दे दिया, वो 50 यूनिट का पॉल्यूशन करता है। सरकार बोल रही है नहीं कर सकते, तुम सिर्फ 40 ही कर सकते हो, तुम सिर्फ 40 यूनिट का ही पॉल्यूशन कर सकते हो। यानी कि सी को, सी हैव टू रिड्यूस इट्स पॉल्यूशन बाय 10 यूनिट्स। उसको मजबूरी में अपना पॉल्यूशन लेवल 10 यूनिट्स कमाना पड़ेगा। क्यों, क्यों, क्योंकि वो 50 यूनिट पॉल्यूशन करता था, सरकार बोल रही है कि 40 ही कर सकते हो, यानी 10 कमाना है। अब जो 40 यूनिट का परमिट उसको मिला था उसने बेच दिया है बी को, उसके पास कोई परमिट है नहीं, तो मजबूरन उसको 10 यूनिट अपना पॉल्यूशन कमाना ही पड़ेगा। और 10 यूनिट पॉल्यूशन कमाने का खर्चा उसका आएगा $100, $100 खर्चा आएगा, क्योंकि उसके लिए 1 यूनिट रिड्यूस करने का खर्चा $10 था। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई है। तो अब क्या कर रहा है, बी फुल टू पॉल्यूशन कर रहा है 80 यूनिट, सी जो है, सी 40 यूनिट पॉल्यूशन कर रहा है, सी 40 यूनिट पॉल्यूशन पॉल्यूशन कर रहा है, 10 यूनिट उसने रिड्यूस कर दिया। अब आते हैं ए पे, ए क्या करेगा, फर्म ए जो है, फर्म ए 70 यूनिट पॉल्यूशन करता था, 70 यूनिट पॉल्यूशन करता था, गवर्नमेंट चाह रही है कि 40 यूनिट करो, यानी कि 30 यूनिट्स पॉल्यूशन इसे भी रिड्यूस करना पड़ेगा। ये किसी से परमिट खरीद नहीं सकता, किसी किसी को बेच नहीं सकता। क्यों, क्योंकि बी अपना परमिट किसी को बेचेगा नहीं, वो ऑलरेडी सी से खरीद के बैठा है, क्योंकि बी के लिए बहुत महंगा था पॉल्यूशन रिड्यूस करना। तो ए को मजबूरन 30 यूनिट्स अपना पॉल्यूशन रिड्यूस करना पड़ेगा। सो ए विल हैव टू रिड्यूस द पॉल्यूशन बाय 30 यूनिट्स, और उसका खर्चा कितना आएगा, 30 इंटू $20, यानी $600 का उसको खर्चा आएगा पॉल्यूशन रिड्यूस करने का। सरकार ने कहा इसलिए, सरकार ने कहा है इसलिए। ओके, अब जरा सोच के देखते हैं पूरा खेल क्या हो गया। ए ए ने 30 यूनिट्स पॉल्यूशन क्या किया, रिड्यूस किया। ए ने 30 यूनिट पॉल्यूशन रिड्यूस किया, पॉल्यूशन रिड्यूस करने का कॉस्ट कितना आया, $600, $600 कॉस्ट आया। ठीक है, सी ने, सी ने क्या किया, सी ने अपना पॉल्यूशन रिड्यूस किया बाय 50 यूनिट्स एट अ कॉस्ट ऑफ 10 इंटू 50, $500, $500 का इसका रिडक्शन हुआ, $500 का इसका रिडक्शन हुआ। ओके, तो टोटल कॉस्ट कितना रिड्यूस हो रहा है, $1100, $1100 का कॉस्ट रिडक्शन हो रहा है। इस बात को आप लोग को ध्यान से समझना है। सी ने अपना 40 यूनिट बी को बेच दिया था, सी ने अपना 40 यूनिट बी को बेच दिया था, तो सी के पास अब कोई परमिट नहीं बचा, सी के पास अब कोई परमिट नहीं बचा। तो सी क्या करेगा, सी को अपने पॉल्यूशन का जो रिडक्शन है उसका पैसा देना पड़ेगा। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। अब आते हैं पार्ट बी में, हाउ मच हायर वुड द कॉस्ट ऑफ पॉल्यूशन रिडक्शन बी इफ द परमिट्स कुड नॉट बी ट्रेडेड। हाँ, अब ये मजेदार क्वेश्चन है कि अगर ये ट्रेडेबल परमिट ना हो,
सिर्फ परमिट हो, यानी कि कंपनीज आपस में परमिट्स को खरीद बेच नहीं सकते हैं, तब खर्चा क्या आता, तब क्या खर्चा आता। सबसे जाहिर सी बात है, सबको मजबूरन अपना पॉल्यूशन रिड्यूस करना ही पड़ता है। ए, बी, सी। ए करता था कितना, ए का इनिशियल था 70 यूनिट्स, इसका था 80 यूनिट्स और इसका था 50 यूनिट। इसके खर्चे थे 1 यूनिट कमाने के $20, इसके खर्चे थे $25, इसके खर्चे थे $10। अब सारे कंपनीज को सारे कंपनीज को 40 यूनिट का जो परमिट मिला है उतना ही वो पॉल्यूशन कर सकते हैं, यानी बाकी उन्हें रिड्यूस करना ही पड़ेगा। तो अगर 70 यूनिट में से 40 का परमिशन है, यानी कितना रिड्यूस करना पड़ेगा, 30 यूनिट्स रिड्यूस करना पड़ेगा, 30 यूनिट्स रिड्यूस करना पड़ेगा। बी 80 यूनिट पॉल्यूशन करता था, परमिट इसके पास $40 यूनिट का है, तो इसे अपना पॉल्यूशन 40 यूनिट रिड्यूस करना पड़ेगा। ये 40 ही कर सकता है, यानी 40 रिड्यूस करना पड़ेगा। सी जो है, सी को 10 यूनिट रिड्यूस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सी ने 50 यूनिट पॉल्यूशन करना था, 40 यूनिट का परमिट है उसके पास, तो 10 यूनिट उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। यानी टोटल खर्चे कितने आएंगे, 1 यूनिट के लिए इतना खर्चा है कंपनी ए का, तो 20 इंटू 80, इट इज 1600। कंपनी बी के लिए 25 गुणा 40 यानी 1000, और कंपनी सी के लिए 10 गुणा 10 यानी कि 100। अगर सबको हम ऐड करें तो कितना होता है, अगर इन सबको हम ऐड कर दें तो कितना होगा, 1600, सॉरी ये सॉरी सॉरी ये 80 नहीं है, 30 था, माफ करिए, 600, 600, 1000 और 100, यानी कि 1700, $1700 का खर्चा आएगा, $1700 का खर्चा आएगा। और पिछले वाले में कितना खर्चा आ रहा था, पिछले वाले में कम खर्चा आ रहा था, पिछले वाले में $1100 का खर्चा आ रहा था, $1100 का, इसमें $1700 का खर्चा आ रहा है। तो अगर हम ट्रेडेबल परमिट करते हैं, अलाउ, तो पोल्यूशन कमाने का खर्चा कम आता है सोसाइटी को। पर अगर हम नॉन ट्रेडेबल परमिट अलाउ करते हैं, नॉन ट्रेडेबल परमिट अलाउ करते हैं, तो सोसाइटी के लिए कॉस्ट ऑफ रिडक्शन ऑफ पोल्यूशन इज हायर। तो अच्छा कौन सा है, ट्रेडेबल परमिट। अच्छा कौन सा है, ट्रेडेबल परमिट। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये बात समझ में आया होगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। और आज का क्वेश्चन आज का क्वेश्चन मैं पूछ लूँ, आज मैं अभी तक क्वेश्चन मैंने पूछा नहीं है। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था पीयूसी क्या होता है, पीयूसी बताइए। आज का जो क्वेश्चन है वो मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रखना चाहता हूँ और थोड़ा सा आसान भी रखना चाहता हूँ, ठीक है। क्या आप मुझे बता पाएंगे कोई एक ऐसा रियल एग्जाम्पल जहाँ पे ट्रेडेबल परमिट मिलता है इंडिया में, इंडिया के पर्सपेक्टिव में बताना है, जहाँ ट्रेडेबल परमिट मिलता है। क्या आप हमें बता पाएंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ओके। और आज की वीडियो के लिए ये 2 क्वेश्चन ही मैंने रखा, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो गया है। मैं ज्यादा लंबा वीडियोस बनाना नहीं चाहता, मजबूरी में 40 मिनट के वीडियोस बन जाते हैं कभी कभी। पर आज के लिए इतना काफी था। अगर आपको इस वीडियो को देख के ऐसा लगा है कि वीडियो वैल्यूबल, तो जरूर लाइक करें। लाइक इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, जरूर लाइक करें, क्योंकि लाइक करने से यूट्यूब के एल्गोरिदम में वो आता है। मैंने बार बार कहा है, यूट्यूब उसको अपने फीड में सजेस्ट करता है। कमेंट तो आप करेंगे अपने डाउट्स वगैरह पूछने के लिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। शेयर करने से थोड़ा फायदा मुझे तो है ही, मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा, और थोड़ा फायदा आपको भी है, क्योंकि आप अगर अपने दोस्तों में शेयर करोगे तो आप कितने अच्छे कहलाओगे, है ना। आपके दोस्त को लगेगा कि हाँ, मैंने जिंदगी में एक काम का दोस्त बनाया है जो मेरी कदर करता है, मेरे लिए इतना वैल्यूबल कंटेंट लेके आ रहा है, और ये सारे कंटेंट फ्री है। तो ये 3 चीज आप जरूर करेंगे, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। वीडियोस अभी आते रहेंगे, वीडियोस अब आते रहेंगे 100%। ओके। तो प्लीज जुड़े रहे मेरे साथ, और अगले वीडियो का वेट करें। अगला वीडियो अगले चैप्टर पे बनेगा, पार्ट 1 उसका आएगा, चैप्टर 11 का। चैप्टर 11 हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है सेमेस्टर के पर्सपेक्टिव से, पर आई विल मेक इट। ऑलराइट, तो तब तक के लिए दोस्तों बने रहिए रोड टू सक्सेस के यूट्यूब चैनल के साथ, और कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड डू वेल। दैट्स ऑल। थैंक यू स्टूडेंट्स।